हेलो गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने बेटा जी कल वाले वीडियो में बातें की थी अबाउट द फर्टिलाइजेशन, अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन, अबाउट द जर्नेटिव फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ये सब बातें हमने की थी। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपना बेटा जी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कि हम जो प्लांट के बीच में क्रॉसिंग होती है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं और ह्यूमन भी पॉलिनेशन खुद करवाएगा। किस डिजायरेबल प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवा के भैया जी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना चाहता है तो हम उस प्रोसेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो वो सब बातें हमने बेटा जी लास्ट क्लास में आपके साथ की थी। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा जी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज, कि भाई फर्टिलाइजेशन होने के बाद उस एम्ब्रियो सैक में, उस ओव्यूल में क्या क्या बदलाव आएंगे। आज हम उन बदलाव की बात करेंगे। तो आज का अपना पहला टॉपिक होगा बेटा जी यहाँ पे अबाउट दी एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो जरा देखिएगा बात को हम कहां से शुरुआत करते हैं आपके लिए। कल हमने बेटा जी कुछ इस तरह की बात की थी कि भाई ये अपना जो ओव्यूल है, ये उसकी बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर, उसका अपने नाम रखा था कि वो इंटेगुमेंट है। डबल इंटेगुमेंट है तो आप इसे ऐसे बाइलेयर बना सकते हैं बच्चा। आप इस तरह से उसके फ्यूनिकल है, हीलियम है, ये सब बात आप पहले पढ़ चुके हो। अब आपने कहा था सर पोलन ट्यूब आ गया और आपने कहा सर ये हमारा ओव्यूल का एम्ब्रियो सैक है। तो आपने कहा सर यहाँ पे सिनर्जिड्स जो सेल वो खत्म हो गई और यहां बन गया जाइगोट। और सर यहाँ पे जो सेंट्रल सेल था वहां पे फ्यूजन हो गया और आप कह सकते हो ये जो बड़ी सेल है ये उसका न्यूक्लियस, आप इसे कह सकते हो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और ये है बेटा जी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, जो कि आपने कहा था ट्रिप्लॉइड है, ट्रिपल एन है, जहां पे आपने वर्ड यूज किया था बेटा जी ट्रिपल फ्यूजन। एंटीपोडल सेल भी डीजनरेट हो गई, सिलिंडर सेल भी डीजनरेट हो गई, उनका कोई रोल नहीं है बेटा। जब यहाँ पे ये दो चीज बैठी तो मैं कहूंगा ये एक्चुअली डायग्राम है एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का। ये डायग्राम है बेटा जी किसका? यहाँ पे एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का, कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उस ओव्यूल में। तो आप ये कहोगे जैसे वहां पे जर्नेटिव फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो एग की सेल है वो मेल गैमेट से फ्यूज होके क्या बन चुकी है बेटा जी जाइगोट बन चुकी है और जाइगोट ने अपनी प्लॉइडी को मेंटेन करते हुए बेटा जी यहाँ पे वो डिप्लॉइड है। और जो अंदर यहाँ सेंट्रल सेल थी उससे बेटा जी आपका दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होकर वो बन गई प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस था आपने कहा था दो न्यूक्लियस तो सेंट्रल सेल में थे जो कि पोलर न्यूक्लियाई थे और एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड कहा था मेल गैमेट। तो तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस का जो फ्यूजन हुआ था उसे आपने नाम दिया था ट्रिपल फ्यूजन। उसकी वजह से यहाँ पे जो न्यूक्लियस बना है बेटा जब उसका नाम रखा है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, मतलब ये अभी एंडोस्पर्म बना नहीं है बट अब एंडोस्पर्म बनेगा। अब सबसे पहला एक बात आती है कि जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो पहली चीज क्या होगी। तो मैं एक वर्ड बोलूंगा बेटा जी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट एंटर विद इन द डोरमेंट फेज। ये बेटा जी एंट्री कर जाएगा डोरमेंट फेज में। अब पॉइंट आता है सर क्यों? भाई जाइगोट का काम है आगे जाके एम्ब्रियो को बनाना। अब अगर ये जाइगोट यहाँ पे एम्ब्रियो को बनाएगा तो उसे एम्ब्रियो बनाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो यहां उसे न्यूट्रिशन देने वाली चीज होनी तो चाहिए। तो जब तक कि इस ओव्यूल में, जब तक कि इस एम्ब्रियो सैक में, ये जो डायग्राम में लेबल करते हो ये वाला पार्ट क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है। तो आपने कहा जब तक कि एम्ब्रियो सैक में आपका बेटा जी खाना बन के तैयार नहीं हो जाएगा जब तक कि जाइगोट अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा। पॉइंट आता सर खाना, तो मैं कहूंगा यस एंडोस्पर्म है तो सही, यहाँ पे रिजल्ट फूड मटेरियल बनेगा यहाँ पे एंडोस्पर्म, पर वो बनेगा किससे? वो पीईसी से बनेगा। तो मैं कहूंगा पहला काम क्या होगा? तो आप ये कहोगे पीईसी फॉर्म एंडोस्पर्म। ये क्या बनाएगी बेटा जी यहाँ पे एंडोस्पर्म को बनाएगी। तो याद रखना जब तक कि पीईसी सेल डिवाइड करके एंडोस्पर्म ना बना दे तब तक ये जाइगोट अपने आप को डिवाइड करना शुरू नहीं करेगा।
तो आपसे कोई पूछे जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन पहले डिवाइड कौन करेगा, तो पहले डिवाइड करेगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल टू फॉर्म द एंडोस्पर्म, एंड एज द एंडोस्पर्म गेट फॉर्म विद इन द ओव्यूल जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग। तो पहले जाइगोट कौन सी फेज में गया, डोरमेंट में गया। कब तक गया, जब तक कि यहां पे क्या ना बन जाए, एंडोस्पर्म ना बन जाए। जैसे ही यहां पे एंडोस्पर्म बन जाएगा, ये आपने डोरमेंट फेज को खत्म करेगा और बेटा जी एम्ब्रियो बनाना शुरू करेगा। डोरमेंट फेज क्या होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज। कोई पूछे आपसे डोरमेंट फेज क्या है, तो आप ये कहोगे रेस्टिंग फेज। मतलब इस फेज में वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर रहा है, वो रेस्ट कर रहा है, वो हमें यहां पे नॉन डिवाइडिंग फेज में है। क्यों है, क्योंकि उसे डिवाइड होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन उसके पास नहीं है। वो न्यूट्रिशन कौन दे रहा है उसे, बेटा जी यहां पे पीईसी सेल देगा। ठीक है, अब जरा पहले देखते हैं कि एंडोस्पर्म कैसा कैसा बनता है, हम उसकी तरह बात करते हैं। अब एंडोस्पर्म जो होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है बेटा जी। मैं कहूंगा पहला जो टाइप होता है वो होता है बेटा जी यहां पे सेलुलर, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है बेटा जी न्यूक्लियर। 2 तरह का एंडोस्पर्म होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म एज वेल एज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। 2 तरह का बेटा जी यहां पे एंडोस्पर्म होता है। अब पॉइंट आता है सर ये किस बेसिस पे आपके 2 टाइप है, तो मैं कहूंगा बेटा जी डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ द सेल डिवीजन पे। तो जरा समझ के देखिएगा बेटा जी, ये आपकी बेटा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसका अपना नाम रखा बेटा जी पीईसी, और ये जो है बेटा जी ये है पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा जी कैरियोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो आपने कहा सर ये एक सेल थी, इसमें न्यूक्लियस टूट के 2 न्यूक्लियस बन गए। फिर मैं कहूंगा बेटा जी साइटो काइनेसिस, मतलब सेल का साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा, और मैं कहूंगा बेटा जी इस तरह से 2 सेल बन गई। फिर मैं एक लाइन बोलता हूं बेटा जी, एवरी कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। हर कैरियो के बाद क्या होगा, साइटो होगा, तो मैं कहूंगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप ये कहोगे सर ये हमारा एंडोस्पर्म है, तो उसमें मैं कहूंगा बहुत सारी बेटा जी आपके यहाँ पे सेल्स ही सेल बन जाएंगी। तो मैं कहूंगा बहुत बार रिपीटेड यहाँ पे कैरियो होगा, और हर कैरियो के बाद बेटा जी यहाँ पे क्या होगा, साइटो होगा। तो मैं कहूंगा ऐसे बन गया बेटा जी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। मैंने आपको 2 सेल बना के दिखा दी, पर बाकी सारा काम यही बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस तरह से एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा। मैं कहूंगा ये है बेटा जी सेलुलर एंडोस्पर्म। अब आप कहोगे सर ये किसमें बनता है, तो मैं कहूंगा ये मोस्ट कॉमन टाइप नहीं है, ये मेनली नहीं बनता है, बट इसका एग्जांपल आपके लिए बता देते हैं। इसका एग्जांपल है बेटा जी यहाँ पे धतूरा, कह सकते हो बेटा जी पिटूनिया आर द प्लांट इन विच जो एंडोस्पर्म बनता है वो कैसे टाइप का बनता है बेटा जी, यहाँ पे सेलुलर टाइप का बनता है बेटा जी। अब आप कहोगे सर ये आपने जो पढ़ा है वो तो सेलुलर है, फिर न्यूक्लियर क्या है, तो डिफरेंस को समझिएगा जरा। यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा साइड में से हटा देता हूं ताकि चीजें आपके लिए क्लियर रहे। मैं कहूंगा बेटा समझिएगा बात को।
यहां पे होता है बेटा जी कैरियोकाइनेसिस। तो आपने कहा सर ये सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए। अब होता है बेटा जी रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस। रिपीटेड मतलब बार बार यहां पे न्यूक्लियस ही अपने आप को डिवाइड कर रहा है, सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है। देखो यहां पे नाम क्या लिखा है बच्चा, न्यूक्लियर, मतलब एक ऐसा एंडोस्पर्म जिसके अंदर जब वो बनेगा तो पहले रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन होकर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनेगी, वो कहलाएगा न्यूक्लियर। तो आपने कहा सर ये एंडोस्पर्म में बहुत सारे बेटा जी न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस बन गए। तो आप डिवीजन के टाइप को समझ के देखो, मैंने कहा ना कि आपने जो यहां पे एंडोस्पर्म का नाम लिखा है वो इस बेसिस पे लिखा है कि हर न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद में साइटोप्लाज्म अगर डिवाइड हो गया तो मैं कहूंगा सेल बनती हुई जा रही है, तो वो है सेलुलर। अब देखो ना बेटा जी यहां पे कैरियो हुआ, उसके बाद साइटो हो गया, तो मैं कहूंगा 2 सेल बन गई। तो मैं कहूंगा एक ऐसा जिसमें हर कैरियो के बाद साइटो होगी और सेल्स बनती जाएंगी, ऐसा होगा सेलुलर। बट एक ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें ऐसा नहीं होगा कि हर कैरियो के बाद साइटो हो, कैरियो होगा, उसके बाद फिर रिपीटेड कैरियो होता ही रहेगा, बार बार न्यूक्लियस डिवाइड करके यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन बनाता रहेगा, तो मैं कहूंगा ये बन जाएगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब देखो यहाँ पे हो गया है, तो मैं कहूंगा बेटा ये बन गया मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसा बन गया बेटा मल्टी न्यूक्लियर। आप कहोगे सर ये ऐसा देखने को, नहीं बेटा साइटो यहां भी होगा, बट पहला डिवीजन को समझो बेटा जी, पहले डिवीजन को समझो। पहला डिवीजन यहां पे कैरियो है और उसके बाद में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। मैं ये वर्ड भी लिख सकता हूं यहां पे आप चाहो तो, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये वर्ड को समझना है कि इन विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देयर इज ए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो आप कहोगे वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और आप कहोगे एक ऐसा जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता और हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल का डिवीजन हो जाए, वो क्या है बेटा जी यहां पे सेलुलर। तो मैं कहूंगा इसके अंदर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय cytokinesis and multicellular structure get formed. ऐसा है बेटा, इसके केस में ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, तो ये उससे कुछ अलग है बेटा। तो देखिएगा अब इसके बाद क्या होगा, मैं कहूंगा इसके बाद भी 2 अलग अलग कंडीशंस हैं। अब जब सेल डिवीजन होगा तो कंप्लीट होगा, इनकंप्लीट होगा, वो भी बात है। तो मैं कहूंगा 2 कंडीशन की बात करते हैं। पार्शियल साइटोकाइनेसिस। इस वर्ड का क्या मतलब है कि सर यहां पे प्लांट की सेल है, तो यहां पे पहला स्टेप होता है वैक्यूलाइजेशन, मतलब वैक्यूल अपने आप को इनलार्ज करना शुरू करेगा, वैक्यूल का साइज सेंटर में बढ़ना शुरू होगा। तो मैं डायग्राम को इस तरह लिख के जा रहा हूं इस साइड में, तो समझ जाना बातों को। सर ये अगर वो सेल थी उसमें पहले क्रीम, तो मैं कहूंगा सेंटर में जैसे यहां पे वैक्यूल अपने आप को डेवलप करना शुरू करेगा, न्यूक्लियस स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ऑन द पेरिफेरी। न्यूक्लियस कहां एक्यूमुलेट हो गया बेटा जी, पेरिफेरी पे। तो आपने कैसे सेंटर में क्या बन गया, मैं कहूंगा भाई सेंटर में वैक्यूल डेवलप होना शुरू हो गया। अब होता है बेटा जी साइटोकाइनेसिस, तो कहां पे होगा, पेरिफेरी पे। तो आपने कहा सर पेरिफेरी के ऊपर इस तरह से जो कुछ न्यूक्लियस थे उनके आसपास बेटा जी ऐसे सेल्स बनना शुरू हो गई, और ये बीच में आपका वैक्यूल है और बाकी न्यूक्लियस भी बीच में ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैं कहूंगा इस तरह से बेटा जी ये भार तो बन गया,
सहज तो मैं कहूंगा बाहर तो बन गया ये सेलुलर, और बीच में है बेटा जी फ्री न्यूक्लियर, तो मैं कहूंगा इस तरह से बन गया बेटा जी। कहूंगे सर एग्जांपल बताओ ना, ताकि चीजें और अच्छी लिंक हो जाए। कोकोनट खाए हो? कोकोनट आप जो खाती हो ना, व्हाइट पार्ट ऑफ द कोकोनट वो है सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो पानी पीती हो ना बेटा जी, कोकोनट का जो मिल्क पीते हो, पानी पीते हो, वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। द व्हाइट कर्नल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज, जो व्हाइट पार्ट आप खाते हो, द व्हाइट एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट क्या है? तो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म। एंड द मिल्क ऑफ द कोकोनट, जो पानी पीते हो कोकोनट का, वो क्या है? इट्स ए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है मेरे बेटा, और जो खाते हो वो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। याद रखना इस बात को बेटा जी, इट्स ए सेलुलर एंडोस्पर्म। जो आप व्हाइट पार्ट खाते हो कोकोनट का, और जो पानी पीते हो वो न्यूक्लियर। तो इट्स द एग्जांपल ऑफ द पार्शियल न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब एक पॉइंट और आता है, सिर्फ वैक्युलाइजेशन ना होके यहां पे कंप्लीट, या मैं कहूंगा सीधा यहां पे क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है, पूरा का पूरा होता है। कंप्लीट वर्ड की कोई अहमियत नहीं है, तो आप इस तरह से बना सकते हो सर, ये ऐसे वैक्युलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ यहां पे, और ये ऐसे सर सारे न्यूक्लियस के बाद सेल आ गई, और फ्री न्यूक्लियर कंडीशन खत्म हो गई, और सेल से सेल बन गई। मैं कहूंगी सारा का सारा सेलुलर है। अब आप कहोगे सर यहां भी सेलुलर है, यहां भी है, तो ये डिफरेंट कैसे? मैं कहूंगा भाई डिफरेंट ये सिर्फ इस बेसिस पे है कि पहला डिवीजन कैसे, यहां पे हर कैरियो के बाद साइटो हो रहा है, जबकि यहां पे बीच में पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, उसके बाद ये काम आगे ऐसा बढ़ा है बेटा जी। तो डिफरेंस है, डिफरेंस है, क्या है वो बात आपके सामने है बेटा जी। अब आप कहोगे सर इसका मैं कहूंगा भाई सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का अगर है तो कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, अगर कोई है तो वो है बेटा जी आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एग्जांपल कुछ भी दे दो, मेज, राइस, वीट, इन सब में जो एंडोस्पर्म बनता है, जो भी आपके सेल्स वगैरह जिनमें जो भी एंडोस्पर्म बनता है, सबका सब कैसा होता है बेटा जी? यहाँ पे इस प्रकार का बनता है। मोस्ट कॉमन टाइप का है तो कौन है बेटा जी? यहाँ पे न्यूक्लियर ज्यादा कॉमन है। ये वाला बेटा जी आपका लेस कॉमन, और मैंने आपको एग्जांपल दिए धतूरा और बेटा जी पिटूनिया आर द एग्जांपल ऑफ द प्लांट जिनमें एंडोस्पर्म जब बनता है तो इस तरह का बनता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। मैं इसी एक ही डायग्राम से दो बातें बताई कि एंडोस्पर्म कैसे बना, डेवलपमेंट के बेसिस पे कि पहला कैरियो के बाद साइटो हो गया, सेल्स बनी तो सेलुलर, रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो आपने कह दिया सर वो है यहाँ पे आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दैट्स द डिफरेंस इन बोथ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। और जैसे ही यहाँ पे एंडोस्पर्म बनके तैयार हो जाएगा, जाइगोट अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेगा, और जाइगोट जब बन जाएगा तो आप ये कहोगे सर ये जाइगोट क्या करेगा? यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन को स्टार्ट करेगा। तो चलिएगा ये हो गया शुरू बेटा जी। अब एम्ब्रियो फॉर्मेशन बड़ा डिटेल का प्रोसेस है, जो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है, तो मैं उसे स्किप करूंगा। मैं सीधा आपको ये बताऊंगा जब ये जाइगोट ने अपने आप को डिवाइड किया तो क्या फाइनल स्ट्रक्चर बना एम्ब्रियो का, हम वो बातें करेंगे यहाँ पे। हम आपको पूरा प्रोसेस नहीं समझाएंगे, इसलिए नहीं कि थोड़ा टाइम भी कम है। सेकेंड थिंग बेटा जी आपके वो बहुत बियॉन्ड निकल जाएगा, तो हम उस बियॉन्ड में नहीं जाने की कोशिश करेंगे, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे चीजों को बेटा जी। चलिए अब क्या हुआ, ये तो एंडोस्पर्म बन गया। अब एंडोस्पर्म बनने के बाद क्या हुआ? तो आपने कहा सर जाइगोट है, अंडरगो एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। और जब ये एम्ब्रियो फॉर्म करेगा तो दो तरह की बातें होंगी बेटा जी, दो तरह की बातें होंगी। क्या दो तरह की बातें होंगी?
कि जब ये जाइगोट में एम्ब्रियो बनेगा तो उस एम्ब्रियो में नंबर ऑफ द कोटिलीडन कितने हैं। इस जाइगोट में जब एम्ब्रियो बना है तो उस एम्ब्रियो के अंदर कोटिलीडन कितने बने, उसके बेसिस पे दो प्रकार का हो जाता है, या तो बनता है बेटा जी मोनोकॉट, या फिर बनेगा बेटा जी डाइकॉट, डबल कोटिलीडन, या फिर है बेटा जी मोनोकोटिलीडन, सिंगल कोटिलीडन। तो मैं कहूंगा जाइगोट ने डिवाइड किया और फाइनल जो स्ट्रक्चर बना वो बना बेटा जी ये। अब इसका नाम समझिएगा बेटा जी, आप ये कहते हो सर ये है रेडिकल, जो गिवराइज करेगा बेटा जी रूट को आफ्टर द जर्मिनेशन, और इसके बाहर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है ये है बेटा जी रूट कैप, रेडिकल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। आपने कहा सर ये जो दो हैं वो क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी ये है कोटिलीडन। आपने कहा दो कोटिलीडन है, देखो ये क्या है बेटा जी यहाँ पे डाइकोट है, और ये जो टिप का पार्ट है बेटा जी ये कहलाएगा यहाँ पे प्लूम्यूल, जो बेटा जी आफ्टर द जर्मिनेशन गिवराइज करेगा बेटा जी यहाँ पे सूट का। किसका गिवराइज करेगा बेटा जी? सूट का। अब जरा वर्ड को सुनना बेटा जी, ये वाला जो पार्ट ये कहलाता है हाइपोकोटाइल। अब इस जरा नाम को समझो बेटा, कैसे समझोगे इस नाम को? एम्ब्रियो के कितने एक्सिस है? पहला क्वेश्चन बनता है कि जब एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो के एक्सिस के नाम बताओ। एम्ब्रियो के एक्सिस का नाम बताओ। तो आप ही कहोगे सर एम्ब्रियो के दो ही एक्सिस होते हैं, कौन कौन से बेटा जी? आप अगर इस तरह से डायग्राम देखोगे तो आपके एनसीईआरटी बुक में इस तरह से एक डायग्राम बना रखा है, जिसको आप समझ के देखोगे कि एम्ब्रियो के दो एक्सिस है। ये वाला जो एक्सिस है वो है प्लूम्यूल, और ये वाला जो एक्सिस है वो है बेटा जी रेडिकल। तो दो एक्सिस होते हैं हमेशा बेटा जी आपके यहाँ पे एम्ब्रियो की। एक एक्सिस का नाम क्या है? प्लूम्यूल, एक का नाम क्या है? रेडिकल। तो मैं कहूंगा कितने एक्सिस है बेटा जी आपके यहाँ पे? दो एक्सिस है। और उस एक्सिस के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है बेटा जी? आपके कोटिलीडन जुड़े हुए हैं। उस पे क्या जुड़े हुए हैं बेटा जी? कोटिलीडन। तो अब जरा वर्ड को समझना, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस बिलो द अटैचमेंट ऑफ द कोटिलीडन, कि भाई इस एक्सिस के ऊपर जहां ये आके जुड़ा कोटिलीडन, उससे नीचे का हिस्सा कहलाएगा बेटा जी हाइपोकोटाइल। उस डायग्राम से बड़ा क्लियर हो रहा होगा। इस डायग्राम से बेटर डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक ने बनाया, मैं उसकी बात कर रहा हूं आपके साथ। देखिएगा क्या बनाया है, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस बिलो द अटैचमेंट ऑफ द कोटिलीडन ऑन द एम्ब्रियो एक्सिस, कि भाई इस एम्ब्रियो एक्सिस पे जहां ये कोटिलीडन जुड़ा है उससे नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है बेटा जी? हाइपोकोटाइल। तो मैं कहूंगा क्या हाइपोकोटाइल? पार्ट ऑफ embryo axis below the attachment of cotyledon on embryo axis, कि भाई इस एम्ब्रियो एक्सिस पे जहां कोटिलीडन जुड़ा है उससे नीचे का हिस्सा जो है बेटा वो क्या है यहाँ पे? हाइपोकोटाइल है। एंड ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे मैं क्या कहूंगा बेटा जी? एपिकोटाइल। आप ये कह सकते हो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है बेटा जी आपका? एपिकोटाइल। नाम समझ के देखो एपिकोटाइल का। यहां मैंने कहा है पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस बिलो द अटैचमेंट ऑफ द कोटिलीडन ऑन द एम्ब्रियो एक्सिस। यहां मैं बिलो की जगह क्या लिख दूंगा? अबाउ। एपी मतलब ऊपर, कि भाई ये कोटिलीडन जहां जुड़ा उससे ऊपर का जो हिस्सा है वो है एपिकोटाइल। आप एक लाइन और बोल सकते हो, हाइपोकोटाइल आगे जाके खत्म हो जाएगा रेडिकल में, और एपिकोटाइल जाके टर्मिनेट होगा विद इन द प्लूम्यूल। तो आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, एपिकोटाइल गेट टर्मिनेटेड विद इन द प्लूम्यूल एंड द हाइपोकोटाइल गेट टर्मिनेटेड विद इन द रेडिकल। ये रेडिकल में जाके खत्म होगा और वो जाके खत्म होगा बेटा जी प्लूम्यूल। तो आपके
एंशिएंट बुक में बनाया हुआ डायग्राम है। इस डायग्राम को समझ के देखो बेटा जी क्या है यहाँ, ये जो साइड में दिखा है ये कोटिलिडन है बेटा जी, ये रेडिकल, ये हाइपोकोटल, एपिकोटल, क्या क्या है ये वर्ड आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। अब पॉइंट आता सर इसका ये क्या डायग्राम होगा, तो मैं कहूंगा देखो इसी डायग्राम को समझो। इस डायग्राम में अगर एक ही कोटिलिडन है तो ये प्लूम्यूल कहां है, एक साइड में आ जाएगा, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसे समझे भाई, ये हमारा दो कोटिलिडन है बेटा, सोचो ये कोटिलिडन नहीं है, सिर्फ ये एक ही है। अब ये एक वाला अगर डेवलप होगा तो ये जो प्लूम्यूल एक साइड में शिफ्ट हो गया, तो मैं कहूंगा ये वाला जो हिस्सा है, ये आप कह सकते हो क्या है बेटा जी आपका सूट का एपेक्स है, मतलब ये क्या है बेटा जी आपका प्लूम्यूल वाला पार्ट है। अब ये साइड में जो बच गया वो क्या है बेटा जी आपका कोटिलिडन है। ये वाला जो हिस्सा है इसे आप रेडिकल कह सकते हो, इस वाले हिस्से को बेटा जी रूट कैप कह सकते हो। ये हिस्सा है, ये सब इसके कवरिंग के पार्ट है बेटा जी। अब एक पॉइंट को समझते हैं यहाँ पे, अगर सर सेकेंडरी कोटिलिडन वहां वाला ही खत्म हुआ है, ये इवोल्यूशन में पहले डाइकोट आया था और मोस्ट इवोल्व अगर कोई प्लांट है तो वो कौन है बेटा जी मोनोकोट है। बाद में मोनोकोट आए, ये मत समझना मोनो ये एक है फिर दो आए होंगे, पहले इवोल्यूशन में डाइकोट आया था, मोस्ट रिसेंट अगर कोई प्लांट है तो आपका मोनोकोट है। तो मतलब कहीं ना कहीं सेकेंडरी कोटिलिडन की कुछ रिमेनिंग्स बैठी होंगी और वो बेटा जी कुछ इस प्रकार से साइड में रह जाते हैं कि अगर दूसरा होता तो यहां से निकलता था। हम कहते हैं ये वाला जो पार्ट है बेटा जी वो है एपिब्लास्ट। क्या कहोगे यहां पे रिमेन्स, रिमेनिंग ऑफ सेकेंडरी और सेकेंड कोटिलिडन। दूसरे कोटिलिडन की जो रिमेनिंग्स है उनका नाम क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे एपिब्लास्ट है, कि भाई दूसरा यहाँ पे आना चाहिए। डायग्राम को समझ सकते हो, ये एक अभी तक एज बचा हुआ है तो ये या समझ लो ये वाला बचा हुआ है तो ये प्लूम्यूल रहेगा, सेकंड वाला रहेगा तो सेकंड वाले को मैं ऐसे दिखा रहा हूं यहाँ पे। ये पूरा स्वेलन पार्ट आपने कह दिया, ये रेडिकल है, ये रूट कैप। ये डिफरेंस है दोनों एम्ब्रियो में, डाइकोट का एम्ब्रियो ऐसे होता है बेटा, मोनोकोट का एम्ब्रियो ऐसे होता है। ये मैंने आपको डायग्राम समझाया बेटा जी। अब यहाँ पे एम्ब्रियो एक्सिस की बातें होगी, एपिकोटल, हाइपोकोटल, इन सब वर्ड की बातें आपके साथ हो गई है। एपिब्लास्ट वर्ड अगर आपके साथ आ जाए पेपर में तो आप उसे भी टैकल कर सकते हो बेटा जी। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके लिए ऐसा है नहीं आपके यहाँ पे, एपिकोटल कोटल हो गया यहाँ पे। चलिए ये था बेटा जी आपके यहाँ पे इन द एम्ब्रियो एक्सिस। अब एक बात को समझते हैं सर, ये जाइगोट जब एम्ब्रियोजेनेसिस कर रहा है तो उस टाइम पे व्हाट हैपन विद द एंडोस्पर्म। तो मैं कहूंगा भाई एंडोस्पर्म या तो कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा या फिर रिमेनिंग्स भी रह जाएंगी। तो उसके बेसिस पे जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा सीड, तो मैं कहूंगा सीड कैसे बना और सीड के कैसे कैसे टाइप होते हैं, हम उस टॉपिक की बातें करेंगे। तो वहां पे ये चीज आपके लिए क्लियर हो जाएगी बेटा। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जहां पे हमने बेटा ये जान लिया कैसे इसने एंडोस्पर्म को बनाया, जाइगोट ने बनाया एम्ब्रियो को, तो कैसे कैसे एम्ब्रियो बनते हैं उनकी बातें बेटा मैंने इस लेक्चर में खत्म की। अब जो नेक्स्ट लेक्चर शाम तक आपके लिए अपलोड होगा उस लेक्चर में बातें करूंगा सीड के बनने की, कि भाई जब ये सब काम हो गया तो ओव्यूल के साथ अब क्या होता है उसकी बात करेंगे। सीड कैसे बनता है और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैं कहूंगा फ्रूट फिर कैसे बनता है, तो वो सब वर्ड आएंगे, उनकी सबकी बातें आपके साथ की जाएंगी बेटा। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा है आप लोगों के लिए, आप इसे कवर कीजिएगा जितना जल्दी हो सके। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था डेली के 2-2 वीडियो आएंगे और आपको पूरे करने हैं मेरे भाई। कल अपनी लाइव क्लास है, तो मैं चाहता हूँ उस लाइव क्लास में जब भी टॉपिक हम पढ़ेंगे अगला, तो पिछले वाले कवर होंगे, तभी तो हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे, वरना फिर कोई लाइव क्लास का फायदा नहीं हो पाएगा। चलिएगा, थैंक यू बेटा।